पहाड़ों वाले जंगल में एक भिखारी रहता था। वो एक घने पेड़ के साए में बैठा होता था। जंगल के सभी पक्षी उस पर दिया करते थे और अपने घर में बनाई हुई हर चीज पहले जाकर उस भिखारी को देकर आते थे। आज बुलबुल फलों का हलवा बना रही थी। बुलबुला पास बैठा हुआ था। मम्मा, और कितनी देर है? बस बेटा, हलवा तो तैयार है, जल्दी से मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। पहले ऐसा करो, मैं तुम्हें एक प्याली में हलवा निकाल कर देती हूँ। जाओ जाकर भिखारी बाबा को दे आओ। लेकिन पहले मुझे भूख लग रही है, मैं खाकर दे आऊँगा। नहीं बेटा, बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं, इस तरह हमारे घर में हमेशा खुशी और रौनक रहेगी। अच्छा ठीक है। बुलबुल एक कटोरी में हलवा डालती है और बुलबुले को दे देती है। बुलबुला वो हलवा भिखारी बाबा को देने चला जाता है। ये ले बाबा जी। जीते रहो बेटे, सदा खुश रहो। बुलबुला हलवा देकर जल्दी से घर आकर खुद भी हलवा खाने लगता है। गौरी अपने घर में कालू को हाथ मार मार कर जगा रही थी। उठ कालू, अब उठ भी जा, घर में दाना नहीं है, आज मैं भूखी नहीं रह सकती, अब उठ भी जा। कहा ना, जाकर किसी से मांग लो कोई खाने की चीज। सब पक्षियों को हमारी काहली का पता है, अब कोई भी हमें कुछ नहीं देता। तुम उठते हो या मैं झाड़ू लाऊं? कालू कौवा जल्दी से उठता है। फिर दोनों पति पत्नी कालू और गौरी दाना ढूंढने चले जाते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। उसी पेड़ के नीचे वो भिखारी बैठा था। वो देखते हैं कि रानू चिड़िया मीठे चावलों की बड़ी सी प्लेट उठाए वहाँ उस भिखारी के पास आती है। कैसी हो चिड़िया रानी बेटी? मैं ठीक हूँ बाबा जी, ये देखें मैं आपके लिए मीठे चावल लाई हूँ। आपको पसंद है ना मेरे हाथों के चावल? हाँ बेटी, तुम्हारे पंखों में बहुत जायका है। तुम सब पक्षी बहुत अच्छे हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। बाबा जी, ये बस आपका आशीर्वाद ही है जो हमारे जंगल में खुशहाली है। गरीब की मदद करने से ऊपर वाला भी खुश होता है। देखा कालू, इस बुड्ढे के लिए कैसे ये रानू चिड़िया प्लेट भरकर चावलों की ले आई है, और अगर मैं लेने जाऊं तो मुझे कुछ भी ना दे। हाँ, देख रहा हूँ। वो दोनों वहीं बैठे हुए थे कि थोड़ी देर बाद भिखारी बाबा के पास कबूतर आता है। कबूतर भिखारी बाबा को 500 रुपए देता है। बाबा जी, ये कुछ पैसे रख लें। बाबा जी, मेरी बहन की शादी है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तुम चिंता ना करो बेटे, तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कालू और गोरी वो सब कुछ देखते हैं और अपने घर आ जाते हैं। कालू, यहाँ हम पूरा दिन दाने को तरसते हैं और वहाँ वो बुड्ढा बैठे बिठाए कितना कुछ खा जाता है। हाँ गोरी, कभी चावल कभी हलवा और मुफ्त में पैसे भी कमा लेता है, कुछ किए बिना ही। कालू जी, तो फिर क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ गोरी, ये भिखारी वाला काम तो ठीक है, मुफ्त में पैसे भी कमाएंगे और भोजन भी खाएंगे। बस मुझे एक सफेद बालों वाली विग और मूंछों की जरूरत है, फिर मैं पक्के वाला भिखारी लगूंगा। तो फिर कालू जी, जल्दी से जाओ और बाजार से सारा सामान ले आओ ताकि कल से हम अपना काम शुरू करें। कालू कौवा बाजार चला जाता है और एक दुकान से सफेद बालों वाली विग और मूंछ लेता है। घर जाकर कालू कौवा नकली बाल और मूंछें लगा लेता है। कालू जी, तुम तो सच में भिखारी लग रहे हो, अब तो कल खूब मजे उड़ाएंगे। अगले दिन कालू कौवा वो सफेद मूंछ और बाल लगाता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तोता एक कटोरे में मकई के दाने उठाए जा रहा था। वो कालू कौवे को देखता है और वहाँ आता है। क्या आप यहाँ पर नए आए हो बाबा जी? हाँ बेटा, मैं बहुत दूर पर्वत से आया हूँ, अब यहाँ ठहरने का सोचा है। वहाँ तो सब पक्षी मेरी खूब मदद करते थे, मुझे अच्छा भोजन खाने को देते थे, लेकिन यहाँ मुझे अभी तक कोई ऐसा पक्षी नहीं मिला जो मुझ गरीब की मदद करे। नहीं बाबा जी, यहाँ के पक्षी भी बहुत अच्छे हैं, शायद अभी वो आपसे मिले नहीं हैं। मेरे पास ये कुछ मकई के दाने हैं, ये आप खा लें। तोता वो दाने देकर वहाँ से चला जाता है। उसी पेड़ में गोरी कौवी भी छुप कर बैठी थी। तोते के जाते ही
वो कालू कौवे के पास आती है। गौरी, आज की पहली कमाई, मुफ्त में दाना मिल गया। दोनों हंसते हैं और दाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से रानू चिड़िया एक प्याले में खीर डाले भिखारी बाबा को देने जा रही थी। वो कालू को बाबा के रूप में देखकर वहाँ आती है। आप कौन है बाबा जी? बेटी, तुम्हारा नाम रानो है ना? जी बाबा जी, मेरा नाम रानो है। आपको मेरे नाम का कैसे पता चला? मुझे सब पता है। जो मुझे खुश रखता है उसके जीवन में हमेशा खुशी रहती है। बाबा जी, ये मेरे हाथों की खीर खाएं। इसे खाकर आप जरूर खुश होंगे। जीती रहो, बस ऐसे ही मुझे खिला खिला कर मेरा आशीर्वाद लेती रहो। सदा खुश रहोगी तुम। रानो वो खीर देकर चली जाती है। रानो के जाने के बाद फिर से गौरी पेड़ से निकलती है और दोनों कालू और गौरी मजे ले लेकर खीर खाते हैं। रात को कौवे अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। कालू जी, हम उस पुराने भिखारी को यहाँ से भगा देते हैं और फिर जो पक्षी भी कुछ बनाएगा वो सिर्फ हमें ही खाने को देगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो उस बुढ़े भिखारी के पास जाते हैं। वो दोनों भिखारी के पास जाते हैं और उसे जगाते हैं। उठ बुढ़े, जल्दी उठ। भिखारी बाबा उठ जाता है। पक्षियों, तुम दोनों क्यों मुझे उठा रहे हो? चुपचाप हमारे जंगल से निकल जा, वरना हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, मुझे क्यों निकाल रहे हो? ये हमारा जंगल है, हमारी मर्जी, हम जिसको रखें और जिसको निकालें। तू यहाँ से अभी निकल जा। रात के समय मैं कहाँ जाऊँगा? सुबह का इंतजार करने दो मुझे, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। तू अभी इसी समय यहाँ से जाएगा, निकल, वरना मैं डंडा ले आऊंगी। भिखारी बाबा बेचारा अपना थैला उठाता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। अब पुराना भिखारी वहाँ नहीं था, सिर्फ एक ही भिखारी था और वो था कालू बाबा। अब जो भी पक्षी खाने की चीज लाता वो कालू भिखारी को ही देकर जाता था। बुलबुल खिचड़ी बनाकर कालू बाबा के पास लेकर आते हैं। ये ले बाबा जी खिचड़ी। कल भी तुम खिचड़ी ही लाई थी, जा आज कोई और चीज बना कर ला, वरना मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा। जो तुम हर समय खुश रहती हो फिर हमेशा उदास रहोगी। बुलबुल कालू बाबा की बात को सच मानकर अपने घर जाती है और कोई और मीठी चीज बनाना शुरू करती है। इस तरह कालू और गौरी का जो भी चीज खाने को मन करता वो पक्षियों से बनवा लेते। एक दिन रानो चिड़िया बाजार में अपनी सब्जियां बेचने जा रही थी कि वो उसी भिखारी बाबा को देखती है जिसे कालू और गौरी ने धक्के देकर भगा दिया था। बाबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बिना कुछ बताए हमारे जंगल से चले गए। बेटी चिड़िया, रात को दो पक्षी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे डरा डरा कर वहाँ से भगा दिया। हमारे जंगल में तो ऐसे कोई नहीं डरा था। कौन आया था आपके पास? बेटी, कौवों की जोड़ी थी, दोनों ने मुझे धक्के देकर भगा दिया। अच्छा, मैं जाकर पूछती हूँ उनसे, उन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों किया। रानो चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है। कालू जी, आज तो मजा ही आ गया, एक ही दिन में बिरयानी, कोरमा, खीर सब कुछ खा लिया। गौरी, वो बेवकूफ पक्षी मेरी हर बात मान जाते हैं। कालू जी, कल रानो चिड़िया से तुम चिकन कढ़ाई बनवाना, रानो चिकन कढ़ाई बहुत मजे की बनाती है। हाँ हाँ गौरी, कल चिकन कढ़ाई ही खाएंगे। बाहर दरवाजे के पास खड़ी रानो चिड़िया सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये दोनों मिलकर हमें पागल बना रहे हैं, इनको तो कल हम अच्छा सबक सिखाएंगे। रानो चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठा करती है, उन्हें कालू और गौरी की सच्चाई बताती है। अगले दिन सब पक्षी अपने पीछे एक एक जूता छुपाए कालू बाबा के पास जाते हैं। गौरी भी पास ही बैठी थी। रानो, आज तुम क्या लाई हो बाबा जी के लिए? आज क्या खिलाओगे मुझे? बाबा जी, आज हम सब आपको एक बहुत मजेदार चीज खिलाएंगे और आप वो बहुत मजे से खाएंगे। अच्छा, जल्दी बताओ, क्या खाऊंगा मैं? जूते जूते खाओगे तुम आज? जूते?
ऐसे कहते हुए सब पक्षी कालू और गोरी को जूते मारना शुरू करते हैं। कालू और गोरी, तुम्हें क्या लगा, हमें सच नहीं पता लगेगा? हमें माफ कर दो। हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम दोनों ने भिखारी बाबा को जंगल से निकाल दिया, अब तुम दोनों भी यहाँ नहीं रहोगे। सब पक्षी मार मार कर कालू और गोरी को अपने जंगल से भगा देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा बूढ़ा हो चुका था, मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो कभी भी उसे देखने आती वही उसे रिजेक्ट करके चली जाती। एक दिन चाचा कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, ऐसे तो तुमसे कोई भी कवि अब शादी करने वाली नहीं, मगर मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी शादी हो सकती है। ये सुनकर तो कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चाचा कबूतर, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? फिर कबूतर चाचा कालू कौवे के कान में अपना उपाय बताता है, जिसे सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। मैं आज ही उस कवि से बात करके आता हूँ और फिर कल तुम्हारी शादी पक्की हुई। कबूतर, अगर मेरी शादी करवा दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपने ऑटो में बैठाकर झरने की सैर करवाऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर सीधा जंगल की दूसरी तरफ पिंकी कौवी के घर जाता है। पिंकी कौवी अपने घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। चाचा कबूतर, मैं शादी तो कर लूंगी उस कौवे से, मगर वो बूढ़ा है। पिंकी, वो कौवा बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत बीमार भी है। उसका क्या पता कल मरे या आज। बहुत अमीर है वो। उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद तुम्हारी ही तो होगी। ये सुनकर पिंकी की बूढ़ी माँ भी जल्दी से बोलती है। कबूतर चाचा, तुम जाओ, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। कल ही उस कौवे को लाना और मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाना। मगर माँ, चुप हो जा बेटी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। 2-4 दिन में वो बुढ़ा कौवा मर जाएगा और फिर तुम किसी जवान कौवे से शादी करके अच्छी जिंदगी गुजारना। कबूतर ने बताया है उस बुढ़े का एक ऑटो है, आम के 2 पेड़ हैं, घर है, वो सब तुम्हारा ही तो होगा। माँ, अगर वो ना मरा तो फिर क्या होगा? जितना वो बीमार है वो तो केवल 2-4 दिन ही और जिएगा। फिर पिंकी भी मान जाती है और दूसरे दिन चिड़िया और कबूतर चाचा कालू कौवे को दुल्हा बनाकर ले आते हैं। कालू, इनके सामने बीमार होने का नाटक करना, वरना यहाँ से भी दुल्हन के बिना ही जाना पड़ेगा। पिंकी और उसकी माँ भी आ जाती हैं। पिंकी दुल्हन बनी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। कालू कौवा भी बीमार होने का नाटक शुरू करता है। दवा, मेरी दवा कहाँ है चाचा कबूतर? सॉरी कालू, तुम्हारी दवा तो घर में ही भूल आया। माँ, ये तो सच में मरने वाला है। कालू जी, आप चिंता न करें, मैं घर जाकर आपको समय पर दवा दे दूंगी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। घर में कालू कौवे ने एक बोतल में शहद डालकर रखा हुआ था। वो अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी जी, मेरी वो दवा मुझे पिला दो, मैं बहुत बीमार हूँ पिंकी। फिर पिंकी शहद वाली बोतल से कुछ कतरे कालू के मुंह में डाल देती है।
पति जी, अब आप चिंता न करें। अगर आप मर भी गए, मैं सब कुछ संभालूंगी। किसी भी दूसरे पक्षी को अपने आमों के पेड़ों के पास भी नहीं आने दूंगी। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन हंसता है। मैं भी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। ये तो मेरा नाटक है। क्या कहा पति जी? कुछ नहीं, मैंने कहा अब मुझे काहे की चिंता, अब तो मैं आराम से मर सकूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा तरह तरह के भोजन खाता, फल खाता। एक दिन वो पति पत्नी अपने ऑटो में बैठकर बाहर घूमने जाते हैं। वो मिठाई की दुकान पर जाते हैं। सुनो भी पक्षी, एक प्याला दूध का दो, मलाई डालकर। सुनिए जी, आपकी तबीयत तो पहले ही इतनी खराब है। मलाई वाला दूध आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बीमार हूँ पिंकी, अगर कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं तो मैं समय से पहले ही मर जाऊंगा। फिर कौवा जी भर के मिलाई वाला दूध पीता है और हंसते हुए पिंकी की तरफ देखकर कहता है, पत्नी जी, मेरा सब कुछ मेरे जीते जी भी तुम्हारा ही है। अब तुम हर समय मेरे मरने की ही चिंता ना किया करो। मगर कबूतर चाचा ने तो कहा था कि तुम 1-2 दिन में ही मर जाओगे। हाँ, ऐसा पहले था, मगर अब मेरी सेहत पहले से काफी बेहतर है। शायद अब मैं ना मरूं। ये सुनकर पिंकी परेशान हो जाती है। पति जी, मेरा अपनी माँ से मिलने को बहुत मन कर रहा है। मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। मैं अभी अपनी पत्नी को सासू माँ से मिलवा लाता हूँ। फिर कालू पिंकी को अपने ऑटो में बिठाकर ऑटो सासू माँ के घर की तरफ सीधा करता है। घर जाकर पिंकी के तो तेवर ही बदल जाते हैं। अब तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। पत्नी जी, क्या हुआ? मैंने कौन सा लड़ाई की है तुम्हारे साथ? बेटी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, इसे कहो यहाँ से जाए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैं जा रहा हूँ, जब वापस आने को मन करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, ये तो पेट भर भर के भोजन खाता है, जो मिलता है खा जाता है। मैं इस बुड्ढे के साथ नहीं रहने वाली और ना ये मरने वाला है। बेटी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर आज तुम्हारा भाई और भाभी भी वापस घर आ रहे हैं। छोटा सा घर है, हम सब यहाँ कैसे रहेंगे? तो क्या मैं उस बुड्ढे के साथ जिंदगी गुजारूं? मैंने शादी इसी शर्त पर उससे की थी कि वो 2-4 दिन में मर जाएगा। अभी ये बात ही चल रही थी कि पिंकी का भाई और भाभी भी घर पहुंच जाते हैं। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी कर दी थी माँ जी ने। हम तो इसीलिए यहाँ आए थे कि तुम चली गई हो और अब हम यहाँ रहेंगे। ये घर मेरा भी है, अब मैं यहाँ ही रहूंगी। वो कौवा बुढ़ा है, मैं अब उसके साथ नहीं जाऊंगी। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। पिंकी की भाभी पिंकी को बहुत तंग करती। उसकी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह पिंकी उस घर से निकल जाए। एक दिन जब पिंकी का भाई और माँ घर में ना थे, तो पिंकी की भाभी पिंकी को घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। बेशरम, चली जाओ यहाँ से, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, अपने पति के पास जाओ। थोड़ी देर पिंकी वहाँ बैठकर रोती रहती है और फिर रोते हुए वापस अपने पति कालू की तरफ चली जाती है।
पिंकी, तुमने मुझे बताया होता, मैं आपको ऑटो में ले आता। मुझे मेरी भाभी ने घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया पिंकी, जो आपकी भाभी ने आपको घर से निकाल दिया, क्योंकि आपका घर अब ये है। मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। एक झूठ मैंने आपसे शादी करने के लिए बोला था। झूठ? कैसा झूठ पति जी? मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मगर मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही मैं मरने वाला हूँ। वो तो मैंने शादी करने के लिए बीमार होने का नाटक किया था। ये सुनकर पिंकी उछलकर बोलती है, क्या? हाँ जी, देखो, मैं तो उल्टी कलाबाजी भी लगा सकता हूँ, और उस बोतल में कोई दवा नहीं बल्कि शहद है। पिंकी भी अब समझ चुकी थी कि अब यही घर उसका अपना है और उसका पति बुढ़ा जरूर है मगर उसकी हर खुशी पूरी करता है। फिर पिंकी खुशी खुशी कालू कौवे के साथ जीवन गुजारती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कौवों का घोंसला भी तिनकों का बना था, क्योंकि वो दोनों तो इतने सुस्त थे कि कभी पक्का घर बनाया ही नहीं था। बारिश से उनका सारा घोंसला गीला हो जाता है। कालू, इस घोंसले में तो पानी आ गया है। हाँ गौरी, अब जाएं कहाँ? कोई पक्षी हमें अपने घर रखेगा नहीं। वो हमें कहते रहे कि पक्का घर बना ले, लेकिन हमने किसी की बात ही नहीं मानी। कोई हमें अपने घर रखे या ना रखे, लेकिन मेरी चील चाची जरूर रखेगी। चलो चील चाची की गुफा में जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी उड़ते हैं और चील के पास जाते हैं। चील चाची, हमें बाहर बहुत ठंड लग रही है, हमें गुफा के अंदर आने दे दे। आ जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें खा जाना है। कौवा और कवि गुफा के अंदर चले जाते हैं। चील ने चूल्हे पर मांस चढ़ाया हुआ था। ये खुशबू तो लाजवाब है। ये कहाँ से आ रही है? इस मांस से आ रही है जो चूल्हे पर चढ़ाया है। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो दाना चावल पर गुजारा करे। मैं तो चील हूँ, चील। मेरी भूख तो नरमो मुलायम मांस से ही मिटती है। चील चाची, इस बार किसका शिकार कर लिया? शिकार तो मुझसे अब होता ही नहीं। बस उड़ती उड़ती एक बीमार फातमा का घोंसला मिल गया था, उसे वही मार दिया और उठाकर ले आई। चील चाची, हमें भी भूख लगी है। ये लो, तुम दोनों ये आम खाओ। ये उस फातमा के घोंसले से मुझे मिले थे। दोनों कौवे जल्दी से आम पकड़ते हैं और खाने लग जाते हैं। मैंने तुम दोनों की मदद की है, अब तुम दोनों को भी मेरा एक काम करना होगा। बोलो चील चाची, क्या काम है? तुम दोनों को किसी पक्षी को बहाने से मेरी गुफा में लाना होगा। पक्षी अब बहुत चालाक हो गए हैं, मेरी गुफा तक आते ही नहीं। अब तुम दोनों मेरा ये काम करोगे। ठीक है चील चाची, जैसे ही बारिश रुकती है हम आपके लिए नरमो मलाई मांस का इंतजाम करते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है। कुकू गुड़िया, आज बारिश हो रही थी, मुझे कोई मीठा फल नहीं मिला, ये दाना ही मिला है, आप दोनों इसे ही खा लो। दोनों बच्चे दाना खाने लग जाते हैं और फिर अपनी मम्मा के साथ लेटकर सो जाते हैं। सारी रात बारिश होती है और सुबह होने के साथ ही बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए मीठा फल लाएंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं आप दोनों के लिए मीठे आम लाऊंगी और मेरे पीछे आप दोनों उड़ने की प्रैक्टिस करोगे। आप दोनों को अब जल्दी उड़ना होगा ताकि आप दोनों भी मेरे साथ दाना ढूंढने जाया करो। ठीक है मम्मा, आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो अच्छे से उड़ेगा उसे एक आम ज़्यादा मिलेगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया बहन, देखना मैं ही जीतूंगा। नहीं नहीं, मैं जीतूंगी। फिर दोनों बहन भाई उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। वो दोनों उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे कि कालू कौवा उनके पास आता है। बच्चों, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? हमें क्या पता? मैं आपकी मम्मा का पड़ोसी हुआ करता था। आओ, मैं तुम दोनों को उड़ना सिखाता हूँ। मैं तुम दोनों को एक जगह लेकर जाता हूँ जहाँ तुम दोनों जल्दी उड़ना सीख लोगे। मम्मा ने हमें अजनबी पक्षी के साथ जाने से मना किया है, आपके साथ नहीं जाएंगे। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं।
कौवा भी उनका पीछा करता है। गुड़िया बहन, वो काला पक्षी हमारा पीछा कर रहा है। ओ भाई, चलो जल्दी से घर जाते हैं। अगर वो हमारे पीछे आया है तो आप जोर से उसकी पूंछ पर डंडा मार देना। दोनों बच्चे जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। कौवा भी उनके पीछे आता है क्योंकि उसे तो चील के लिए चिड़िया के बच्चों को लेकर ही जाना था। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर में जाता है, दोनों गुड़िया और कुकू जोर से डंडा कालू की पूंछ पर मारते हैं और कालू कौवा बेहोश होकर गिर जाता है। उनकी मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, ये पक्षी हमारा पीछा कर रहा था। बच्चों, ये तो कालू कौवा है, हमारा पड़ोसी था। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ और इसके मुंह पर छींटे मारो। बच्चे ऐसा ही करते हैं और कालू कौवा होश में आ जाता है। रानो चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत शैतान हैं। एक मैं इनको उड़ना सिखाना चाहता था, ऊपर से इन्होंने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। बच्चों, जल्दी से कालू अंकल से माफ़ी मांगो। दोनों बच्चे कालू कौवे से माफ़ी मांगते हैं और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कालू अंकल ऐसे हमारे पीछे पड़े थे जैसे वो हमें खाना चाहते हो। बेटा, वो ऐसा नहीं है, आप दोनों का वहम हो। गोरी गोरी, वो रानो चिड़िया के बच्चे तो हाथ में नहीं आए, बहुत ही चालाक हैं वो। चलो अब चील को जाकर बता देते हैं कि आज काम नहीं बना, कल जरूर मांस लाएंगे। वो दोनों चील के पास जाते हैं और उसे बता देते हैं। बहुत ही नकम्मे हो तुम दोनों। मैं जब तुम्हारी उम्र में थी तो 4-4, 5-5 शिकार इकट्ठे कर लिया करती थी, लेकिन तुम दोनों से तो अब बच्चे नहीं पकड़े गए। अब कल जरूर कुछ लेकर आना। अगले दिन रानो चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा, हमारा आज खिचड़ी खाने का मन है, हमें खिचड़ी बना कर दे। ठीक है, मैं जंगल जाती हूँ और चावल ढूंढ कर लाती हूँ। रानो चिड़िया घर से निकलती है और चावल ढूंढने चली जाती है। वो चावल ढूंढती ढूंढती गुफा के पास आती है जहाँ उसे कालू और गोरी की आवाजें सुनाई देती है। वो वहाँ पर रुक जाती है। देखो, आज तुम दोनों कोई गलती मत करना। मैंने कल भी मांस नहीं खाया, अगर आज ना खाया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। चील चाची, आप चिंता ही मत करें, कल तो वो शैतान चिड़िया के बच्चे नहीं फंसे, लेकिन आज किसी को जरूर लेकर आएंगे। रानो चिड़िया सारी बातें सुन लेती है। मेरे बच्चे ठीक कह रहे थे और मैंने उनकी बातों का विश्वास करने की बजाय इस छोटे कालू कौवे पर भरोसा किया। कालू कौवा और गोरी कौवी गुफा से निकलकर जंगल जाते हैं। रानो चिड़िया भी उनके पीछे पीछे जाती है। एक जगह छोटा मिठू और कीकी खेल रहे थे। वो दोनों कौवे उनके पास जाते हैं। बच्चों, आज मैंने खीर बनाई है, आओ तुम दोनों भी आओ, हम सब मिलकर खीर खाएंगे। आप दोनों की माएँ भी वही हैं, आप भी आ जाओ। बच्चे उनके साथ जाने लगते हैं कि पीछे से रानो चिड़िया आकर उनको रोक लेती है। बच्चों, आप कहीं मत जाना, ये झूठ बोल रही है, ये आप दोनों को चील के पास लेकर जाएगी और वो चील आप दोनों को खा जाएगी। बच्चे चील का नाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं और रानो चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। लो कालू, ये शिकार भी हाथ से गया। गोरी, चलकर चील चाची को बता देते हैं कि हमसे ये काम नहीं होता। वो दोनों कौवे खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। आज फिर कोई शिकार नहीं आया, लेकिन मुझे आज बहुत भूख लग रही है और जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगे तो जो भी मेरे सामने हो मैं उसे ही खा जाती हूँ। चील चाची, क्या आप हमें खाएंगी? भूख के समय मैं सब खा जाती हूँ। दोनों कौवे डरकर बाहर भागते हैं। वो दोनों आगे आगे और चील उनके पीछे पीछे थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।